क्या समंदर में एक जहाज पर होने वाला कब्जा पूरी आलमी मईशत को हिला कर रख सकता है? आइए आबनाए हरमुज में अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक संगीन तसादुम को समझते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की असल कहानी क्या बताई जा रही है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंका देने वाले दावे से। ये कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी फौज को सीधा सीधा हुक्म दिया था कि ईरानी जहाज़ों को देखते ही गोली मार दी जाए। और यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगाई। अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मुज में एक जहाज पर कब्जा कर लिया। अब बज़ाहिर तो ये जहाज ईरानी नहीं था, लेकिन कहा यह जाता है कि ये ईरान के खुफिया तेल नेटवर्क का हिस्सा था, यानी ये ईरान को आलमी पाबंदियों से बचने में मदद दे रहा था। तो ये शैडो फ्लैट आखिर है क्या चीज़? देखें, इस बयानिए के मुताबिक ये जहाज़ों का एक पूरा खुफिया नेटवर्क है। ईरान इसे इस्तेमाल करता है आलमी पाबंदियों से बचने के लिए और अपना तेल दुनिया भर में बेचने के लिए। ये जहाज़ अक्सर दूसरे मुल्कों के झंडे लगाकर काम करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। तो जब अमेरिका ने ये कार्रवाई की, ईरान ने भी इसका जवाब दिया और जवाब में तकरीबन 80 जहाज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया। बस फिर क्या था, खित्ते में कशीदगी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ईरान का जवाब सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, इसे दोहरे इंतकाम का नाम दिया गया। यानी ये सिर्फ बदला नहीं था। खबरों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने हुक्म दिया था कि ऐसा इंतकाम लिया जाए जो अमेरिकी कार्रवाई से कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा तकलीफ दे हो। इसके बाद तो जैसे आबनाए हुर्मुज के उसूल ही बदल गए। इस बयानिए के मुताबिक ईरान ने इस अहम तजारती रास्ते पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। अब वहां से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए नई शर्तें थीं, नए कानून थे। और सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि यहाँ तक कि खित्ते में जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, वो भी ईरान की नई शर्तें मानने पर तैयार नजर आए, जिनमें गुजरने के लिए भारी फीस की अदायगी भी शामिल थी। तो ये तनाज़ा जो समुंदर में शुरू हुआ था, अब एक आलमी इक्तिसादी जंग बन चुका था, जिसके असरात दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों पर पड़ना शुरू हो गए थे। इस इक्तिसादी जंग में दो टेक कंपनियां आमने सामने आईं। एक तरफ था जनूबी कोरिया का सैमसंग, जिसकी सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर बैठ गई, और दूसरी तरफ था अमेरिका का एप्पल, जिसे ना सिर्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो इस बहरान से माली फ़ायदा भी उठा रहा था। इस सारी सूरत हाल में जनूबी कोरिया बुरी तरह फंस गया। वो दो बड़ी ताकतों के बीच में आ गया, जबकि इसका सबसे बड़ा ब्रांड सैमसंग अपनी बका की जंग लड़ रहा था। अब अगर अमरीकी नुक्ता नज़र से देखें तो बयानिया ये कहता है कि ये सूरत हाल उसके लिए फ़ायदेमंद है। एप्पल की मार्केट वैल्यू $4 ट्रिलियन से भी ऊपर जा रही है, जबकि उसका सबसे बड़ा हरीफ सैमसंग मुसलसल नीचे जा रहा है। अब ये कहानी अपने सियासी अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां ईरान के अंदर कुछ सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाली शख्सियात सामने आ रही हैं। इस नुक्ते नज़र के मुताबिक दुनिया अब किसी प्रॉक्सी या सर्द जंग में नहीं है, बल्कि ये इस तनाज़े का आखिरी और फैसलाकुन मरहला शुरू हो चुका है। और इस आखिरी मरहले का एक अहम किरदार मुज्तबा खामनई को बताया जाता है। एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी किस्म के समझौते के सख्त खिलाफ है और कहा जाता है कि वो ज़ाती इंतकाम के जज्बे से भरी हुई है। इनसे मंसूब ये अल्फाज उनके इरादों की संगीनी को जाहिर करते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अमेरिका और इजराइल का कब्रिस्तान यहीं बनाऊंगा। तो इस सारी कहानी का निचोड़ क्या है? बयानिया ये कहता है कि ताकत का पूरा खेल ही बदल गया है। वो ज़माना गया जब आपके पास या तो मजबूत मईशत हो या मजबूत फौज। नहीं, अब आपको दोनों चाहिए। और दावा यह है कि अमेरिका इन दोनों ही लिहाजों पर कमज़ोर पड़ रहा है। और हतमी नतीजा? ये बयानिया अमेरिकी ज़वाल का एक वाज़े ऐलान करता है कि इसकी फ़ौज अपने जहाज़ वापस लेने में नाकाम है और इसकी इक़्तिसादी हिकमत अमली खुद उसी के गले पड़ रही है। तो ये पूरा बयानिया हमें एक बहुत ही संगीन सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या इस नुक्ता नज़र से एक बड़ा हतमी फ़ौजी तसादुम अब टाला नहीं जा सकता? इस कहानी का अगला बाब क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।